हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम rules of grammar as well as some vocab section, and today we are going to discuss a very important section from your examination, that is spotting error. And today we will be discussing in this video some important spotting errors for your examination, for your competition, and we will discuss in detail. So without wasting our time, let's start. And here is the first question for your examination. There are some previous year questions and some practice questions also. So in this video we will solve both types of question. So here is the first question and our first question is, he recommended my case with the supervisor. देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर। और इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को बताना है कि किस पार्ट में एरर दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे बताएंगे किस पार्ट में एरर दिया हुआ है, तो देखिए हमको क्या करना है, इसमें ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। क्या करना है हमको, ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, और उसके बाद में ही यहाँ पे चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ही, अब ही सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ही क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने देखा रिकमेंडेड, रिकमेंडेड क्या हो जाएगी यहाँ पे, वर्ब हो जाएगी। और साथ साथ आपको ये भी पता है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आप कहोगे सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, इसका प्रयोग हमेशा हम किस टेंस में करते हैं, तो इसका प्रयोग हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, कुल मिला के पास्ट टेंस में। तो यहाँ तक तो सही है, मतलब पहले वाले ए पार्ट में कोई गलती नहीं। अब आगे देखिए लिखा है माई केस। अब देखो केस जो है ये क्या है, नाउन है। नाउन से पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बी वाले पार्ट तक भी कोई एरर नहीं है। अब आगे देखो लिखा विथ द सुपरवाइजर। अब विथ एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद में यहाँ पे सुपरवाइजर लगा है। तो ही रिकमेंडेड माई केस, तो रिकमेंड टू समबडी होता है, मतलब यहाँ पे विथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विथ के स्थान पे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो हो जाएगा ही रिकमेंडेड माई केस टू द सुपरवाइजर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी में एरर दिया हुआ है इस सेंटेंस में। ये जो क्वेश्चन इसमें किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में एरर दिया हुआ है, तो इसलिए हम सी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो ये स्पॉटिंग एरर होता है, स्पॉटिंग एरर में ऐसे दिया होगा। तो इसमें हमको क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये लास्ट वाला जिसमें नो एरर लिखा रहता है ये डी। प्यारे बच्चों, ये नो एरर हर ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, जो भी सेंटेंस कॉमन एरर टाइप का होगा, या इसी को स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं, कॉमन एरर भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर टाइप का होगा, उस सारे सेंटेंसेज में ये नो एरर दिया होगा। तो हमको क्या करना है, इसमें देखना है कि ये जो तीन पार्ट हैं, क्या किसी पार्ट में कोई गलती है। अगर गलती है तो उस पार्ट को टिक करेंगे, और मान लो सही है तब किस पे टिक होगा, तब नो एरर वाले पार्ट पे टिक करेंगे। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है हमारा, इसमें लिखा हुआ है हर इंग्लिश नॉलेज, हर नॉलेज इन इंग्लिश। अब देखो नॉलेज यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और उससे पहले हर आया, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हर होता है भैया पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक्चुअली ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये टोटल संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से, हिज, हर, योर, आवर, देयर, इट्स और माई। ये जो सातों शब्द लिखे हैं, इन्हीं को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा करते हैं। एक्चुअली एक शब्द होता है पोजेशन, और पोजेशन मतलब होता है अधिकार। पोजेशन मीन्स क्या होता है, अधिकार। और इसी पोजेशन शब्द से ही क्या बना हुआ है, तो इसी पोजेशन शब्द से पॉजेसिव बना हुआ है।
इसी पोजेशन शब्द से क्या बना है, पॉजेसिव बना है। तो ये भी किसको दिखाएगा, अधिकार। लेकिन अब ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये साथ साथ रिलेशन को भी दिखाते हैं। रिलेशन मीन्स क्या होता है, संबंध, और अधिकार तो है ही। जैसे हमने लिख दिया इधर माई कार, तो मेरी कार, तो मैं मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि इस कार पे मेरा अधिकार है। माई कार का मतलब क्या हो गया, इस कार पे मेरा अधिकार है। या अगर मैं यहीं पे लिख दूं माई सिस्टर, अब सिस्टर पे अधिकार नहीं होता है, जो कोई व्यक्ति होता है तो व्यक्ति पे अधिकार नहीं होता, यहाँ पे संबंध दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हिज कार, हर कार, योर कार, आवर कार, देयर कार, इट्स कार, माई कार, तो इसी प्रकार से। तो लिखा हर नॉलेज, मतलब उसका जो ज्ञान है कहाँ पे, इन इंग्लिश। तो हर नॉलेज इन इंग्लिश नहीं होता है, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में ज्ञान नहीं, इंग्लिश का जो ज्ञान है। ठीक है, और गिफ्ट्स, तो देखो नॉलेज, नॉलेज कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। कभी गिना, एक ज्ञान, दो ज्ञान, तीन ज्ञान, ऐसे कभी गिना नहीं। या फिर ज्ञान का ज्ञानो नहीं बनाते हैं, तो ये ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसको कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते। और जब भी किसी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन लिखा होता है तो इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो इसीलिए यहाँ गिफ्ट्स लिखा है। देखो वर्ब की कुल 5 फॉर्म्स, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक सेकेंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस। इनमें से जो फर्स्ट फॉर्म है और यस या ईएस फॉर्म है, इनका प्रयोग हमेशा हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। और ये जो सेकेंड फॉर्म है इसका प्रयोग हमेशा हम करते हैं पास्ट टेंस में। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमेशा प्लूरल होती है। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस वाली फॉर्म होती है ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। आई बात समझ में। और ये जो थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म है इनका प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में। क्यों, क्योंकि ये हमेशा मेन वर्ब के रूप में आती हैं। और एक टेंस कौन सा है ये डिसाइड करता है इनसे पहले आने वाला हेल्पिंग वर्ब, मतलब इनके पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लिखा हुआ हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसका अंग्रेजी का जो ज्ञान है गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है, उसको बहुत ज़्यादा क्या देता है, लाभ देता है ओवर मी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला लिखा स्पॉटिंग एरर में, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया। लिखा अब फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया, मतलब जो प्रथम यूरोपियन सेलर था, नाविक था, सेलर मतलब नाविक, सेलर मतलब क्या होता है, नाविक। तो जो पहला यूरोपियन नाविक था हु केम टू इंडिया, जो भारत आया, वाज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा होना चाहिए, डा गामा नहीं। ठीक है, तो वास्तो कह रहा हूं, देखो इसको वास्को डी गामा कहते हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहले एक चीज आप यहां समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हु, देखिए जो हु शब्द होता है इसका प्रयोग हम सामान्यतः दो तरीके से करते हैं। एक इसका हम प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और इसका दूसरा हम प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। एक कैसे, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो जब भी हम हु शब्द का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो बात आती है कि सर इसको हम पहचानेंगे कैसे किसी सेंटेंस में कि ये रिलेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो इसको पहचानने बहुत सरल तरीका है। अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो तो वहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जब हु का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है जो, और जब हम इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तब इसका अर्थ होता है कौन। ठीक है, तो आपने देखा सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे जो हु लिखा है इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ, उसका अर्थ होगा जो। तो अब फर्स्ट इंडियन सेलर, जो प्रथम यूरोपियन सेलर, यूरोपियन नागरिक था, नाविक था,
हु मतलब जो केम आया था टू इंडिया भारत को वाज वास्को डिगामा, वो कौन था? वास्को डिगामा था। ठीक है, यही मीनिंग है। अब देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। तो एक्चुअली इसके ये जो सेंटेंस लिखा है इसके पार्ट नंबर ए में एरर दिया हुआ है। एरर कहाँ पे है इसमें? इसके पार्ट नंबर ए में एरर दिया हुआ है। और एरर क्या है ये भी देख लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एरर ये है कि देखो जो नंबर्स होते हैं, चलो यहीं लिख दे रहा हूं, कुछ ज्यादा ही उड़ गया क्यों? चलिए देखिए इसको। एक्चुअली जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, एजेक्टिव नंबर, न्यूमरल एजेक्टिव, ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अब देखिए जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ये किसको बताते हैं? तो ये ऑर्डर को बताते हैं। ये किसको बताते हैं? ऑर्डर को बताते हैं। और ऑर्डर मतलब क्या होता है? तो ऑर्डर मतलब होता है क्रम। और क्रम कैसे बताया जाता है? तो क्रम बताया जाता है ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्रम होता है। ठीक है, दूसरा है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग का बताते हैं। किसको बताते हैं? काउंट करने, मतलब गणना करने का जो काम होता है वो किससे करते हैं हम लोग? कार्डिनल नंबर से। गणना कैसे करते हैं? तो गणना 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। ठीक है, और लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव जो गुना को बताते हैं, जैसे हमने लिख दिया सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको। तो रूल ये होता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग किया गया हो, किसका? ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग किया गया हो, तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लिखा है, और फर्स्ट कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर से पहले कभी आ नहीं आता, हमेशा क्या आता है? द आता है। तो यहाँ पे भैया हो जाएगा द फर्स्ट यूरोपियन सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग वहां पे क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आप लोग जब भी बैठा करिए पढ़िए, पढ़ने, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। आप देखो ऑनलाइन पढ़ने का यही तरीका ही होता है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इसे लेके बैठ जाएंगे केवल क्या नाम, मोबाइल, और बस देखा करेंगे उसमें वीडियो जो टीचर पढ़ा रहा है। बेटा उसको पढ़ाई नहीं कहते, उसको खाना पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो खाना पूर्ति मत किया करो आप लोग। पढ़ो, जितनी देर पढ़ो, 24 घंटे में 2 घंटे पढ़ो, बट मन से पढ़ो। और जब भी कभी भी ऑनलाइन पढ़ने बैठो, ऑफलाइन पढ़ने बैठो, मतलब ऑफलाइन में तो मस्ट होता है, लेकिन जब भी आप ऑनलाइन भी पढ़ने बैठो तो हमेशा आपके हाथ में कॉपी और कलम होना चाहिए। नहीं तो जो पढ़ाई आपने की है 1 घंटे जो आप ऑनलाइन देखते रहते हैं वीडियो विदाउट पेपर पेन के, वो व्यर्थ चली जाती है। ठीक है, इसलिए जब भी आप लोग पढ़ने बैठो, ऑनलाइन पढ़ने बैठो, तो हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, अदरवाइज उसका कोई प्रॉफिट, खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो भैया देखिए अगला जो है क्वेश्चन लिखा है, लिखा इट इज बेस्ट, यह अच्छा है, टू बी साइलेंट, चुप होना अच्छा है, देन टू स्पीक इन एंगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको बहुत तगड़ी ट्रिक से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखिए इसको, लिखा इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट, मतलब चुप होना अच्छा होता है, देन टू स्पीक इन एंगर। अब देखिए एक शब्द यहाँ पे देन आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? देन। अच्छा देखो इसमें गलती क्या है, सबसे पहले इसको शुरुआत से देखेंगे। जब भी आपको गलती कहीं देखनी हो तो हमेशा एकदम स्टार्टिंग से आप लोग चेक करना शुरू कीजिए। लिखा इट, इट क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब इट सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ में वर्ब भी कैसी आई है? सिंगुलर आई है। अब यहाँ पे क्या लिखा? बेस्ट। क्या लिखा हुआ है? बेस्ट। प्यारे बच्चों जो बेस्ट होता है, देखो एक डिग्री होती है, एक अंग्रेजी में हम लोग डिग्री भी पढ़ेंगे।
हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री भी पढ़ेंगे। डिग्री जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी डिग्री होती है? एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हो गई 3 प्रकार की डिग्रियां, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें आगे बात ये आती है कि जो जैसे हमने लिखा गुड, तो गुड क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद हम लिखे बेटर, तो बेटर कौन सी होती है? कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद हमने लिखा बेस्ट, तो बेस्ट कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए रूल ये होता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के गुणों के बारे में बात की जाए, मतलब व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, जब कोई कंपैरिजन ही ना हो, तब ऐसे सेंटेंसेज में हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कौन सी डिग्री आती है वहां पे? हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। मतलब व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, चलिए देखिए इसमें, तो जब कोई कंपैरिजन नहीं होगा तो हमेशा कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। जब किसी सेंटेंस में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुणों के बारे में बात की जाएगी, गुणों की तुलना की जाएगी, डिग्री का प्रयोग हमेशा हम कंपैरिजन के लिए किया करते हैं। डिग्री का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कंपैरिजन के लिए। तो जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुणों के बीच तुलना की जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और जब 2+ मतलब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों के बीच तुलना की जाती है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा इट इज बेस्ट, और रूल ये होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम सुपर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो कंपैरिजन को बेक करने के लिए हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। और जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो सुपर, जैसे अभी आपको पढ़ाया ना कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऑर्डिनल नंबर लिखे, मतलब क्रम को बताने वाले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब लिखे हैं, तो ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। वैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द आता है। अब आपको पता चल गया बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो देखो यहाँ बेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन इससे पहले द नहीं लगा, तो यही गलती मिल गई। तो गलती किस पार्ट में है? ए वाले पार्ट में। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि फिर मतलब गलती और भी है, और अगर ये गलती है तो मतलब ये तो पता चल गया गलती इसमें है, अब आप टिक कर देंगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में अब इसको सही कैसे करेंगे, तो आगे पढ़ेंगे। तो इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट, मतलब चुप रहना अच्छा है, देन टू स्पीक इन एंगर, गुस्से में बोलने के बजाय। तो यहाँ पे भैया तुलना की जाए, देन लगा है, और जब भी देन लगा होता है तो हमेशा कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे इट इज बेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इट इज बेटर होना चाहिए। तो देखो आप एक ही सेंटेंस को कईयों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं कि गलती, आप अगर एक रूल पता है तभी आप वहाँ गलती खोज पाओगे। आपको एक से ज़्यादा भी अगर उसमें रूल पता है, चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आप इस टाइप से भी गलती खोज सकते हो कि यहाँ दाएं लगा है तो बेटर होगा, और नहीं तो पहले भी यहाँ दिख रहा है सीधे सीधे कि अगर सुपरलेटिव डिग्री तो उससे पहले दा लगेगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, कमल कमल इज अ बेटर स्टूडेंट इन द क्लास। अब अगर ये सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? कमल, और कहा जा रहा है कि कमल जो है क्लास में अच्छा लड़का है। अब देखो क्लास में, जाहिर इसमें कहीं दो तो लिखा नहीं है, जब दो की बात करेगा तो ऐसे लिख देगा डायरेक्ट, या तो टू लिख देगा या तो कोई हिंट देगा, ठीक है। जैसे अब इस सेंटेंस में कहीं टू लिखा नहीं, लेकिन हमने पढ़ के पता चल गया कि यहाँ पे चुप रहने के बारे में बात की जा रही है और गुस्से में बोलने की बात की जा रही है। तो यहाँ चुप रहना मतलब साइलेंट, और स्पीक गुस्से में बोलना, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो जब यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जब दो ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो आप इसको ऐसे भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे टू कहीं लिखा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बात जो हो रही है वो मोर देन टू की बात हो रही है।
अब क्लास में 2 ही लड़के तो होंगे नहीं, 2 से ज़्यादा लड़के होंगे, तो जब 2 से ज़्यादा की बात की जा रही है तो इसमें डिग्री कौन सी आनी चाहिए, तो भैया यहाँ डिग्री सुपरलेटिव, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे बेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले कभी आ नहीं प्रयोग होता, हमेशा द होता है, ठीक है। तो जाएगा कमल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन है हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, ठीक है। देखो डिसगस्ट मतलब होता अनिच्छा, मतलब जब कोई किसी काम को करने की आपकी इच्छा ना हो, डिसलाइक, कोई चीज पसंद ना करना, तो वही चीज लिखा है हिज फादर इज डिसगस्ट, मतलब उसके पिताजी को पसंद नहीं है, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, जो कि वो क्या करता है, एडिक्शन मतलब जो उसको एडिक्शन है, लत है किस चीज की, ड्रिंक करने की। तो अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है हिज फादर, अब आपने देखा हिज फादर सब्जेक्ट है और हिज फादर सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर, ठीक है। अब आगे लिखा डिसगस्टेड, डिसगस्टेड, तो हिज, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सेंटेंस लिखा है, मैं सिंपल सेंटेंस लिख देता कि हिज फादर इज एंग्री, हिज फादर इज हैप्पी, हिज फादर इज कंफ्यूज्ड, हिज फादर इज सेटिस्फाइड, हिज फादर इज मैरिड, तो ऐसे कुछ भी लिखा होता, तो अब चूंकि मैरिड तो होगा ही तभी फादर बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है हिज फादर इज डिसगस्टेड, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो मतलब यहाँ तक सही है। अब देखिए लिखा डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम लिखा हुआ है, और फॉर हिज, अब देखो अगेंस्ट जो है क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव सॉरी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। अब उसके बाद में लिखा हिम, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे जो हिम है ये कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और उसके बाद फॉर है, फॉर फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन आएगा तो नाउन का तो एडजेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं, ये तो केवल प्रोनाउन का होता है, तो फिर हिज प्रीपोजिशन सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव और एडिक्शन लिखा है, ठीक है। तो कुल मिला के अब हमको इसमें फाइंड आउट करना, और ये जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम, मतलब उसके पिताजी को लिख देता हूं, ये देखो अनिच्छा, अनिच्छा मतलब होती है डिसलाइक, मतलब उसके पिताजी पसंद नहीं करते हैं, टू हिम, अब यहाँ पे अगेंस्ट नहीं, ठीक है, अगेंस्ट नहीं, डिसगस्टेड टू हिम, उसके और फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है, और ये जो एरर है इसमें पार्ट नंबर बी में है, ठीक। अगला देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखो ये जो है ये एक फ्रेज है, ये क्या है, एक पूरी की पूरी एक फ्रेज है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कहावत है, कहते हैं ना कि बदलाव जो होता है वो जीवन का प्रकृति होती है, मतलब जीवन का आप क्या कह सकते हो उसको, मतलब नेचर ऑफ लाइफ, यही जीवन का प्रकृति है कि जब चीजों में बदलाव होता है तो एक नयापन आता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, तो इसमें जो ये होता है सेंटेंस तो होगा वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब कभी भी इसको हम ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यही फ्रेज ही है, क्योंकि यही जो है ये फ्रेज ही यही है, इसको बदला नहीं जा सकता प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही ये भी फ्रेज है, ठीक है। तो गलती किस पार्ट में, सी वाले ऑप्शन में। अगला देखिए लिखा नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर, मतलब वो जो स्काउट लीडर्स हैं उनमें से कोई भी नहीं है कि जो जाने हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल, के वाइल्ड एनिमल को ट्रैप कैसे करेंगे, मतलब उन पे निगरानी कैसे रखेंगे, और या फिर हाउ टू प्रिपेयर, या उनको कैसे तैयार करें फॉर माउंटिंग, माउंटिंग का मतलब होता है उनके प्रजनन के लिए, ठीक है, कि उनको कैसे मतलब हम किस टाइप के वातावरण में रखें कि उनका ग्रोथ हो, ठीक। तो यहाँ पे देखो एरर ये है, रूल समझो, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत ईच ऑफ
neither of, none of, one ऑफ, अगर इनमें से किसी से भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो तो इसके बाद में जो आने वाला नाउन होता है या इसके बाद में आने वाला जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये हमेशा ही प्लूरल होगा। और उस सेंटेंस में जो आने वाली वर्ब होती है ये हमेशा सिंगुलर होगी। ये रूल होता है, कहीं भी अगर लिखा होगा तो हमेशा ये रूल होता है कि वहां पे आने वाली जो वर्ब होगी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रूल ये होता है, देखो शुरुआत इसकी भी हुई नाइदर ऑफ से। अब इसके बाद देखो नाउन जो लिखा है ये क्या हो गया, ये जो नाउन लिखा है क्या हो गया है, प्लूरल। अब इस सेंटेंस में आने वाली वर्ब कैसी होगी, तो इस सेंटेंस में आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अब देखो नो जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। तो ये मैं इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, यस या यस जोड़ देंगे। तो यहाँ पे नो नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे नोज हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर ईयर्थ में। और जो क्वेश्चन नंबर ईयर्थ लिखा हुआ है, द रीजन, जो कारण है, जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गंगावाज बिकॉज ही हैड बीन टोल्ड इट वाज अ कस्टम पार्टी। ठीक है, तो देखो कह रहा है द रीजन, जो कारण है, जेनेट केम ड्रेस्ड, कि जो जेनेट है वो आई केम ड्रेस्ड एज लेडी गंगा, वो लेडी गंगा की तरह ड्रेस्ड पहन के आई, वाज बिकॉज। अब देखो रूल ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में या किसी भी सेंटेंस में द रीजन लगा है तो इसका जो पेयर आता है वो बिकॉज नहीं होता, वो क्या होता है, दैट होता है। ठीक है, तो वो लेडी गंगा की तरह बन के आई, क्योंकि कारण यह था कि सी हैड बीन टोल्ड, क्योंकि उसको कहा गया था, इट वाज अ कस्टम पार्टी, सॉरी कॉस्ट्यूम पार्टी लिखा हुआ। ठीक है, तो एक कॉस्ट्यूम पार्टी थी। कॉस्ट्यूम पार्टी का मतलब जिसमें अलग अलग, आप ये कह सकते हो कि अलग अलग पात्र के हिसाब से वैसा कॉस्ट्यूम मतलब कपड़ा पहना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट लिखा है, आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे, तो मैंने उसको बुलाया एट हिज हाउस, अपने घर पे यस्टरडे, एंड हैव गिवन हिम मनी, और उसको मैंने कुछ पैसा दिया। अब ध्यान से सुनना, देखो रूल ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो आगे का पूरा सेंटेंस भी हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कॉल्ड लिखिए, कॉल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट टेंस में, तो आगे का भी पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव गिवन नहीं, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिख देंगे, एंड गेव। ठीक है, तो लिख देंगे गेव हिम मनी, और मैंने उसको पैसा दिया। तो यहाँ पे देखो गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है ना, तो यहाँ गेव लिख देंगे। अगला लिखा हुआ है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर देखो गलती इसमें सी पार्ट में है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हैड गिवन लिख दें तब, तो यहाँ पे हैड गिवन की जरूरत नहीं, इसमें दो कार्य ऐसे हो रहे हैं जो अपने अपने में इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे। ठीक, अगला देखिए लिखा है, दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन, तो कहा जा रहा है दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन, तो यहाँ पे दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे ये दोनों गलत लिखा है, यहाँ पे सीधा होना चाहिए टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स मतलब की तरफ, तो दे आर कमिंग, वह आ रहे हैं टूवर्ड्स की तरफ, आवर डायरेक्शन अपन हमारी दिशा की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में गलती है, तो बी इज द राइट ऑप्शन, मतलब बी राइट ऑप्शन का मतलब ये नहीं बी सही है, यहाँ पे बी में ही गलती है तो बी पे ही टिक करेंगे। ठीक है, अगला देखिए लिखा है, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में लिखा हुआ द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, मतलब जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई, गिर गई, एट द आफ्टरनून। अब जब हम आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग इन सब के लिए यूज करते हैं तो ये बड़े समय को दिखाते हैं,
और उसके लिए हम एट का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गलती कहाँ पे है, बी वाले ऑप्शन में। सामान्यतः हम एट का प्रयोग करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, किसके लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, और एग्जैक्ट प्लेस के लिए भी, ठीक है। जैसे हमको बताना है कि मैं इलाहाबाद में आरबीएस क्लासेस में पढ़ाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई टीच एट आरबीएस क्लासेस, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट लिखा है द रीजन फॉर माई एब्सेंस इज ड्यू टू इल हेल्थ। तो लिखा, तो देखो यहाँ पे द रीजन, इससे शुरुआत हुई ना, लेकिन अब एक्चुअली यहाँ पे कोई कंजंक्शन एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है, तो हो जाएगा द रीजन फॉर माई एब्सेंस, मेरे एब्सेंस का कारण यह है, इज, मेरी एब्सेंस का कारण है इल हेल्थ, मतलब मेरी जो कमजोर हेल्थ थी उसी कारण। तो यहाँ पे ड्यू टू का प्रयोग उचित नहीं है, बेकार में लिखा हुआ है, केवल आपको परेशान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी में इसमें एरर है। अगला देखिए लिखा हुआ है बिसाइड राइटिंग। अब देखो बिसाइड मतलब होता है बगल, बिसाइड मतलब बगल या नियर, तो बगल, राइटिंग इज माई हॉबी, मतलब लिखना मेरा हॉबी है, और उसके बगल में क्या कह रहा है, आई हैड आइडियाज, मेरे पास विचार हैं, फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कि मेरे पास दो शॉर्ट स्टोरी, मतलब छोटी छोटी स्टोरीज का विचार भी है, दैट नीडेड फर्दर थ्रो, ठीक है, जो दैट नीडेड फर्दर थॉट, जिसमें आगे सोचने की जरूरत है, अतिरिक्त सोचने की जरूरत। तो यहाँ पे कह रहा है बगल, थोड़े इसमें ये नहीं, बगल में नहीं, अतिरिक्त ये कह रहा है कि लिखना मेरा हॉबी है, ये मेरी शौक है, और इसके अतिरिक्त मेरे पास दो छोटी छोटी स्टोरीज का विचार भी है। तो इसके अतिरिक्त, तो बिसाइड नहीं, यहाँ बिसाइड्स होना चाहिए। बिसाइड्स मतलब होता है एडिशनल, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, एडिशनल, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14th लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14th में कहा जा रहा है माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो कह रहा है माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब, मेरे फ्रेंड की वास्तव में जॉब जो है उसमें इन्वॉल्व, उसमें क्या शामिल है, अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ढेर सारी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब का मतलब नहीं है कोई, मेरे सिंपल आप कह दो कि मेरे फ्रेंड की ये जॉब है, एक्चुअल जॉब कहना गलत हो जाता है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में गलती है। अगला देखिए लिखा है द स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्ट्स, ठीक है। मतलब अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, टू एक्सेप्ट, ये स्वीकार करने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को, फॉर देयर एक्ट, मतलब उन्होंने कुछ काम किया हुआ था, कोई कार्य ऐसा कर दिया था जो गलत था, और उसको लोग एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे। तो उसके लिए हम एक्ट्स नहीं प्रयोग करते, उसके लिए हम एक्शंस लिखते हैं, मतलब करतूत। एक्शंस मतलब क्या होता है, करतूत। तो उनकी जो करतूत थी उसको लोग एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 16 में देखिए लिखा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेटा, ठीक है, ऑफ माई डिपार्चर एट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इट इज नॉट पॉसिबल, है संभव नहीं, फॉर मी मेरे लिए, टू गिव यू द एक्यूरेट डेट। देखो एक्यूरेट डेट नहीं होती है, जब डेट की हम बात करते हैं, जैसे सैलरी है, अब अगर आपको ये कहना है कि उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी सैलरी, तो इसके लिए ना तो हम गुड सैलरी कहते हैं, ना तो बेस्ट सैलरी कहते हैं। सैलरी के लिए अच्छा जो शब्द होता है उसमें, उसके लिए हम हैंडसम का प्रयोग करें, जिसको आप लोग हैंडसम बोलते हो, इसको हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हैंडसम। अब आप कहोगे नहीं सर हैंडसम का तो प्रयोग पुरुष, जो पुरुष देखने में अट्रैक्टिव होते हैं उनके लिए हम करते हैं, तो बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको अच्छी सैलरी बोलना है तो अच्छी सैलरी बोलने के लिए हम कभी गुड सैलरी नहीं बोलते हैं, हमेशा हैंडसम सैलरी बोलते हैं। तो ऐसे ही जब हमको कहीं पे यात्रा का विवरण देना होता है तो एक्यूरेट डेट नहीं होता, शेड्यूल्ड डेट होता है। क्या होता है, शेड्यूल्ड डेट होता है। तो इस प्रकार से गलती किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखिए लिखा है देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। अब देखो लिखा देयर वाज अ कंपैरिजन, अब अ कंपैरिजन था इसलिए वाज लगा, अब देखो बिटवीन लिखा है। प्यारे बच्चों बिटवीन भी प्रीपोजिशन होता है, और मैंने अभी किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा हो तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है।
हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखा देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन ही ऑब्जेक्टिव केस नहीं, ही के स्थान पे ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हिम। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर दिया हुआ, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 की अब हम लोग यहाँ पे बात करना स्टार्ट करेंगे। लिखा ही फ्लॉड इनटू अ रेज एट अ वेरी साइट ऑफ दैट मैन। देखो यहाँ फ्लॉड नहीं फ्लूड होगा, तो FLEW, तो यहाँ पे फ्लू हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ही फ्लू इनटू, ठीक है, फ्लाई का फ्लू होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा है ही वाज फॉर ऑल सेलिंग द, तो ही वाज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल, मतलब वह था किसके लिए, कार को बेचने के लिए और साइकिल खरीदने के लिए। तो यहाँ फॉर ऑल का कोई मतलब नहीं, सिंपली लिखेंगे ही वाज सेलिंग द कार, मतलब वह बेच रहा था कार को और खरीद रहा था बाइसिकल, साइकिल को, ठीक है। अगला देखिए लिखा ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। तो कह रहा ऑल्दो आई हैव नेवर सीन, कि मैंने नहीं देखा कभी भी, द गर्ल लड़की को, बिफोर पहले, आई रिकॉग्नाइज्ड मैंने उसको पहचाना, हर मतलब पहचाना उसे, एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ, मतलब मैंने उसको लड़की पहले कभी नहीं देखा था, मैंने उस लड़की को उसको फोटोग्राफ से पहचाना है, ठीक है। यही सेंटेंस में लिखा गया है। तो देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें एरर क्या है इसको देखना है। तो यहाँ पे लिखा है ऑल्दो, यद्यपि, तो दो ऑल्दो के साथ में कॉमा आता है, ये सही है। आगे लिखा आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, द गर्ल लड़की को, बिफोर पहले। आगे लिखा आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। चलिए एक बार स्कोर चेक करते हैं। देखिए लिखा ऑल्दो के साथ में आई आया है, आई के साथ में है, ये सही है, हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है, ठीक है। और द गर्ल लिखा हुआ है, फिर लिखा बिफोर, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, आई रिकॉग्नाइज्ड, तो एक्चुअली इसमें गलती ये है ना कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, देखो ये वाला है पास्ट टेंस में, ये क्या हो जा रहा है, इसको चल नहीं रहा, ठीक है। ये लिखा है किसमें, पास्ट टेंस में। तो ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला भी सेंटेंस पास्ट में ही रहा होगा। तो यहाँ पे आई हैव नेवर सीन नहीं, क्या होना चाहिए, आई हैड नेवर सीन, ठीक है। तो हो जाएगा ऑल्दो आई हैड नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ, ठीक है। तो इस प्रकार से गलती इसमें किसमें, ए वाले पोर्शन में है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।